आप कल्पना कीजिएगा अभी से, आंध्र प्रदेश आप सोचिए, मैंने पिछली बार भी बताया सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में, तो आपको बताया जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में, उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग भी समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, और बाकी हमारे साथी दल है, कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए अंत में सर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आखिर में जवाब दूंगा, तो हम लोग आगे भी इस पार्लियामेंट को भी वक्त डिक्लेयर ना कर दे, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। मैंने पॉजिटिव बात में अपना बात को रखा है। अंत में मैं अपील करके अपना बात को समाप्त करना चाहता हूं इसी लाइन के साथ। मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आप लोग जब इस बिल को समर्थन करेंगे, मैं हमारे वरिष्ठ नेता सब सदन में बैठे हम लोग सुन रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, मैं भाग्यशाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतना पुण्य काम करने का मौका दिया है, इस बिल को यहाँ रखने का मौका दिया है। करोड़ों करोड़ों गरीब मुसलमान बहने दुआ देने वाला है। दुआ में अकेला क्यों लूं, ये दुआ आप भी लेना चाहिए। इस बिल को समर्थन कीजिए, ये मेरा अनुरोध है अध्यक्ष महोदय। श्री गौरव गोगोई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे, मैं आपसे वही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना। वही संरक्षण। एक बात है गौरव जी, आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने फिर कहा आपको, इस सदन में, प्लीज बैठिए, इस सदन में संसदीय व्यवस्था के अनुसार सबको समय आवंटित होता है। आवंटित दल का माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है। जब मैंने व्यवस्था दे दी कि कोई माननीय सदस्य बोलेगा, उसके बीच में आज शून्यकाल पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। माननीय गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष देखिए, शुरू हो गया सर। आप दे रहे अनुमति, आप अनुमति दे रहे हैं सर। आपने हमें अनुमति दी, आपने अनुमति दी हमें। एक मिनट बैठिए। हमारे सर इन्होंने हम शांति से सुनेंगे। अरे सुनो ना, ये अपना भाषण देने से पहले इन्होंने मिसलीड किया बोला। आप सर ये कोई तरीका सर। एक मिनट बैठिए।
एक मिनट बैठिए। माननीय मंत्री जी, नहीं, एक मिनट बैठिए, एक मिनट, ठीक है, बैठिए, एक मिनट बैठिए। मैंने माननीय मंत्री जी को आपके भाषण के टोकने के लिए अलाउ नहीं किया है। वह आपने तो भाषण शुरू नहीं किया था, नहीं शुरू करने वाले थे। वह दूसरे विषय पर अपनी बात करना चाहते। आपके भाषण को नहीं काट रहे आप, नहीं आपके भाषण को, तो अपनी बात कोई दूसरे विषय पर रखना चाहते हैं। मेरा सर इतना कहना है कि हम लोग शांति से बैठ के सुनेंगे। चर्चा का पूरा टाइम तय हो चुके हैं, हम लोग नोट करेंगे, सबका बात सुनेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि जैसे कि माननीय सदस्य कहेंगे कि मैंने मिसलीड किया, तो कौन सा पॉइंट मिसलीड किया वो बता दे। ऐसे आप आरोप ना लगाए, मेरा यही कहना है। आप तर्क बताइए कहाँ मिसलीड हुआ पॉइंट। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू, अपने पक्ष रखा, और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा। और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना, और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा
कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर पूरा का पूरा मिसलीडिंग 2023 में सर सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी मंत्री जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था, जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास, हमने देखे। जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई, सब में वामसी पोर्टल को लेकर और विचार विमर्श हुआ था, लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजे भी नहीं समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि यह बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया यह बिल? कहां से आया? सर ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में है। किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है सर, मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल, इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी कोई भी व्यक्ति जो यह दिखा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है कि वह इस्लाम को मानता है, अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितनी दुख की बात है कि भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? 3R1 क्या कहता है सर? इनका 3R1 जो आज इन्होंने हटा ही दिया है, 3R1 कहता है वक्फ उपयोगकर्ता के द्वारा ऐसा जो वक्फ है वो वक्फ कारण के बिना जो है समाप्त नहीं होगा, चाहे वो किसी भी अवधि के लिए हो। ये हमारा बार बार विभिन्न जजमेंट के द्वारा ये पूरा वक्फ बाय यूजर और इसके बारे में विभिन्न जजमेंट आए सर। दिस बिग जजमेंट महोदय, मैं उस निर्णय को पढ़ना चाहूँगा। MCD ग्राम जन्मभूमि मुस्लिम जो कानून है उसमें किसी भी वक्फ के मामले में जो कुछ भी उसको लेके जो प्रतिबद्धता है वो इन बातों से पता चलती है कि किसी भी मामले की जो परिस्थिति जन साक्ष्य क्या है, जजमेंट के द्वारा वक्फ और ये जो पूरी इनकी जो परंपरा है, विभिन्न जजमेंट ने ताकत दी और आज यही विभिन्न क्लॉजेस के द्वारा जजमेंट्स को भी और हाईकोर्ट के ताकत को भी ये कमजोर कर रही है। सर पहले वक्फ क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। वक्फ मींस द वक्फ का मतलब होता है स्थायी
समर्पण किसी भी अचल संपत्ति के बारे में जो मुस्लिम कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो, जो धार्मिक हो और कल्याणार्थ हो। जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम कर रहा है 5 साल के लिए वही आ सकता है, जो इनका 3RA है। और जो सेक्शन 104 था, आज इन्होंने सेक्शन 104 हटाने के पक्ष में कहा, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। तो यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति अब वक्फ कर सकता है। अब ये जो अधिकार है एक व्यक्ति का, आप उस अधिकार को आप क्यों छीन रहे हो? सिर्फ ऑप्टिक्स सर, इनको बाहर दिखाना है कि हम ये बहुत